नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत ने सुसाइड से एक दिन पहले फिल्मों को लेकर प्लानिंग की थी। उन्होंने डायरेक्टर निखिल आडवाणी और प्रोड्यूसर रमेश तोरानी से बात की थी। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा कि आत्महत्या से एक दिन पहले सुशांत ने 2 फिल्मों की कहानी पर बातचीत की। सुशांत ने फिल्म निर्देशक निखिल आडवाणी से एक फिल्म पर बात की थी। सुशांत ने फिल्म निर्माता रमेश तोरानी से भी एक फिल्म को लेकर बात की। इवेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी ने सुशांत की बात निखिल और रमेश से करवाई। तो 14 तारीख को मौत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, और ये हम एक दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं। 13 जून को ये एक इवेंट मैनेजर उदय सिंह, जिन्होंने बात कराई सुशांत सिंह राजपूत की निखिल आडवाणी के साथ और रमेश तोरानी के साथ। तो फिल्मों को लेकर ये बातचीत हुई दोनों के बीच आत्महत्या से एक दिन पहले, यानी कि 13 जून को। तो सुशांत ने फिल्म ये देखिए, सुसाइड से एक दिन पहले सुशांत को उदय सिंह गौरी का कॉल आया था। ये उदय सिंह गौरी जो कि एक इवेंट मैनेजर हैं, उनसे उन्होंने कॉल किया। उदय सिंह ने 2 प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सुशांत की बात करवाई। कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ये सुशांत की बात हुई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा आप इस वक्त देख रहे हैं। 2 फिल्मों की कहानी को लेकर सुशांत ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की। 13 जून को उदय ने सुशांत की बात निर्देशक निखिल आडवाणी से कराई। सुशांत और निखिल आडवाणी में आने वाली फिल्म पर यह बात हुई थी। 13 जून को ही सुशांत ने प्रोड्यूसर रमेश तोरानी से बात की। सुशांत और रमेश तोरानी के बीच भी फिल्म को लेकर बात हुई, यानी कि प्रोड्यूसर और निर्देशक के साथ बातचीत की सुशांत सिंह राजपूत ने। 13 जून को फिल्म को लेकर यह बातचीत हुई और 14 जून को ही सुसाइड की खबर आ गई। और इसी पर हम और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, 14 जून को मौत की खबर आती है, उससे एक दिन पहले निखिल आडवाणी से बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। प्रोड्यूसर रमेश से भी उनकी बातचीत होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ये बातचीत हुई। इवेंट मैनेजर भी इसमें शामिल थे। ये बात हजम करनी कितनी मुश्किल हो रही है कि एक दिन पहले ही फिल्मों को लेकर आगे की प्लानिंग हो रही है, फ्यूचर प्लानिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था सुशांत सिंह राजपूत का। वो उनके बारे में जो उनके करीबी दोस्त हैं यही बताते हैं कि आगे की प्लानिंग बहुत करते थे वो, और एक दिन बाद ही उनकी मौत की खबर। देखिए, ये जो खबर है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि अभी तक एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सही नहीं हो रहा था। मुंबई पुलिस लगातार कह रही है कि उनको जो नेपोटिज्म की जो थ्योरी दी गई थी उसी को तोड़ते हुए ये नई इमेज है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉल डिटेल्स बता रही है। जो लास्ट के 13 तारीख के 4 कॉल अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये चारों कॉल उदय सिंह गौरी नाम के इवेंट मैनेजर हैं, वो उनके कॉल थे। और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए 2 फिल्मों की नरेशन सुनाई गई है। रमेश तोरानी जो खुद प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, करवाते हैं, बड़े बनाते हैं, उनसे करवाई गई थी। और निखिल आडवाणी जो खुद अपने आप एक मशहूर डायरेक्टर हैं। ये बताती है कि सब कुछ अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे है तो इंडस्ट्री को फिर भी उनके टैलेंट पे भरोसा था। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेज उनका बॉयकॉट कर रहे हो, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग थे जो उनके टैलेंट पे भरोसा कर कर आगे फिल्म बनाने का काम जारी रखना चाहते थे। लेकिन उसके बाद 14 जून को जो कुछ हुआ उसने पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। उसी से जुड़ा हुआ एक और डेटा इस वक्त जी न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा है। मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर वो आपको दिखा सकें, मेरे मोबाइल पर इस वक्त 12 जनवरी 2020 से लेके 3 फरवरी 2020 का वो डेटा इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट, ये 2 बड़े नाम इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। इन दोनों के जो चैट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और ये चैट जो बताता है वो बताता है कि लगातार रिया भले ही चंडीगढ़ चली गई हो फिर भी उनके बीच में कंटिन्यू बात हो रही थी। और 16 जनवरी को तकरीबन 7 बार बात हुई है, जिनमें से एक बार तो जो बातचीत का जो दौर है वो 1 घंटे से भी लंबा चल गया है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, हमने इससे पहले भी देखा था, जो एक एसोसिएट हैं महेश भट्ट की, उनकी 14 जून की ही अपनी एक पोस्ट थी, एफबी पोस्ट, जिसको बाद में हटा दिया गया, जिसमें वो बार बार कहती हैं कि रिया
जो सुशांत सिंह की जो बीमारी है उसको लेकर कई बार कंसल्ट करने के लिए, काउंसलिंग के लिए महेश भट्ट से बात करती थी। देखिए अंकुर, ये जो डिटेल्स आप दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ये कितनी बार कॉल्स होती हैं रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच, और जो ये बात कही जा रही है कि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और ये वो अकेली नहीं है, और हो सकता है कि मिलजुल कर ये कुछ ना कुछ ये साजिश जो जिस एंगल की बात हम बार बार कर रहे हैं, और जो सुसाइड थ्योरी है वो क्यों नहीं स्टैंड कर पा रही है, ये तो उनके जो करीबी हैं अंकिता लोखंडे, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से बात करते हुए अंकिता लोखंडे ने कहा था कि सुशांत जो हैं वो सुसाइड जैसा कदम उठा ही नहीं सकते। उनकी बात सुनिए। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या जानकारी है, आप अपने अनुभव के आधार पर, आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को? वो कमजोर नहीं था सर, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे इतना कमजोर नहीं था कि वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि वो बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट। तो आप अंकिता को सुन रहे थे, और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि सुशांत जैसा शख्स इस तरह से आत्महत्या जैसा कदम कभी उठा सकता है। और इस वक्त हम सोनल के पास चलते हैं, और ईडी के दफ्तर में जैसे कि उन्हें सम्मन पेश किया गया था रिया चक्रवर्ती को, और उसके बाद उन्होंने और वक्त भी मांगा था लेकिन वो मांग खारिज कर दी गई थी। उसके बाद ईडी के दफ्तर में हाजिर हुई थी रिया चक्रवर्ती। और क्या सोनल, और क्या डिटेल्स हैं अब ईडी की ओर से, अब आगे क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या किया जाएगा, और अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है आपको अपने सूत्रों से? देखिए मीमांसा, अगर बात की जाए कि ईडी के दफ्तर में कल रिया चक्रवर्ती आई थी और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई है, जिसमें उनकी ढेर सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स और जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ समय में किया है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल और सारी चीजें ली गई हैं। सबका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इसके पहले भी जो सुशांत के जो सीए हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, रिया के सीए का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, सैमुअल मिरांडा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका स्टेटमेंट लिया गया है। तो यहाँ पर लगातार चालू है जो पूछताछ है और लोगों को बुलाया जा रहा है। आज जिस तरह की खबरें हैं सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ पटानी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, उन्हें सम्मन दिया गया है। तो हर एक बारीकी पर नजर रखी जा रही है, और सभी का जो क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात लगातार सामने आ रही है, ऐसे में एक जो चीज है वो सामने आनी चाहिए। उसके लिहाज से जो रिया का जो कॉन्वर्सेशन कल हुआ है, तकरीबन 9 घंटे की बातचीत, और अभी एक तरह से कह सकते हैं इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, इसे फिर से समझने के लिए सिद्धार्थ पटानी को फिर से बुलाया जा रहा है। जी ब्रजेश भी हमारे साथ हैं। ब्रजेश ने वो सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किस तरह से ये 15 करोड़ रुपए अकाउंट से निकल गए, और उसके बाद ये उनके पिता की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो ईडी है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। और यहाँ पर ब्रजेश, जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे बहुत लंबी पूछताछ हुई है। अब जाहिर तौर पर जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि लाखों में ये जो पैसा निकलता चला गया, ये कहां पर गया, और अब सिद्धार्थ पठानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस केस में, अब ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी, तब जाकर ये सच बाहर निकलेगा कि आखिरकार ये पूरा गड़बड़ झाला है क्या। बिल्कुल मीमांसा, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसको आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि आप इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, फ़ोन डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, आपके बैंक के खाते डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं। और आपको बता दें मीमांसा, आपके ज़रिए पूरे दर्शकों को, और जी न्यूज़ लगातार जो सुशांत का जो केस है न्याय दिलाने की मुहिम में लगा हुआ है। बिहार की जो एसआईटी टीम थी बिहार पुलिस की, उसने अपनी सारी रिपोर्ट जो भी वो जांच में मुंबई में पाई थी वो रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। और दिल्ली सीबीआई में जहां पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स जो सीबीआई की बनी है उसको अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं मीमांसा, और यहाँ बताएंगे कुछ 1-2 खुलासे मैं बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने पाया है कि सुशांत राजपूत ने रिया की चालाकियों को बखूबी समझ लिया था। रिया चक्रवर्ती ने उनके पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अपने काबू में किया हुआ था, और मुसीबत से बचने के लिए कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की जान गई। ऐसे तमाम सबूत जो वहाँ पे गवाहों की जो लगभग 10 लोगों के गवाह 10 लोगों के लिए गए बयान लिए गए, उनकी बातों में ये बातें आई हैं। और पूरी रिपोर्ट
मीमांसा SIT बिहार पुलिस की, उसने SIT CBI को सौंप दी है। जी, तो सीबीआई को ये सारे जो डिटेल्स हैं वो सौंप दिए गए हैं। साथ ही साथ अंकुर, ये चीज कैसे अब कोई मान लेगा कि एक दिन पहले फिल्मों को लेकर बातचीत हो रही है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने जो ये फ्लोट की ना थियरी कि उन्हें तो काम नहीं मिल रहा था, उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, इसी वजह से वो डिप्रेस थे। अब ये कौन ये मानेगा, अब ये डिटेल्स आने के बाद कि फिल्मों को लेकर बातचीत हो रही है, निखिल आडवाणी से बातचीत हो रही थी, साथ ही साथ रमेश तौरानी से बातचीत हुई 13 को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्हें फिल्म्स नहीं मिल रही थी, फिल्मों को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। तो फिर आखिरकार एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया सुशांत सिंह राजपूत ने? ये जो डिप्रेशन थियरी है ये तो पूरी तरह से यहाँ पर खारिज हो जाती है। देखिए, इसमें एक्सपोज कई लोग होते हैं। एक एक्सपोज करने होने वाली चीज़ जो बात है, मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इस पूरे मामले में एक्सपोज हो रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो लगातार इस चीज़ को पैडलिंग करती रही कि ये पूरा का पूरा नेपोटिज्म का मामला है, जिसके बाद डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर सुसाइड। अब आप जरा देखिए, अगर ये मामले में अगर बिहार पुलिस नहीं आती, या जिस तरह से ED और CBI इस मामले में निकल कर आई हैं, और जो उसके बाद अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, और जिस तरह से कॉल डिटेल रिपोर्ट सामने आई हैं, कैसे इस थ्योरी को हम एस्टेब्लिश करते कि एक दिन पहले वो दो फिल्मों के नरेशन दो अलग अलग मशहूर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कर रहे हैं, और उसके अगले दिन उनका जो और एक और जो ब्रेकिंग जो जी न्यूज़ ने कुछ दिन पहले दिखाया था कि किस तरीके से 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में कोई SMS पे, कोई कॉल पे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बीच में नहीं हो पाई थी, क्योंकि रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इधर सुशांत अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे वो कितने ज़्यादा टूट गए थे कि 14 तारीख को वो सुसाइड कर लेते हैं। तो जो थ्योरी थी वो उसका पूरा पैमाना ही बदल चुका है पटना पुलिस के आने के बाद। और अब जब CBI आ चुकी है, जब ED आ चुकी है, प्रॉपर्टीज से लेकर इस पूरे मामले की एक तह तक जहां पर जाने की जो कोशिश की जा रही है, पूरे केस का एंगल ही यहां से बदल चुका है। मीमांसा जी बिल्कुल, और ये हर पहलू की जो है यहाँ पर जांच करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, सुशांत की मौत को लेकर ये जो सस्पेंस है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने 1 साल में महेश भट्ट से 16 बार बात की है। ये अंकुर हमें पहले जानकारी दे रहे थे कि जनवरी फरवरी में बहुत बार बातचीत हुई, लंबी ये बातचीत होती थी। और ये जो कॉल डिटेल्स हैं रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच का ये जो कनेक्शन है, अब पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ हालांकि कर चुकी है, लेकिन ये बातचीत अब इतनी लंबी बातचीत किस लिए होती थी? अंकुर त्यागी, आप देखिए वो डिटेल्स दिखा रहे थे कि जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत लंबी बातचीत हुई, 1 घंटे ये बातचीत चलती थी, बहुत बार कॉल्स होते थे, और 1 साल का ये पूरा अगर हम डेटा देखते हैं तो 16 बार बात हुई है। और ये हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई हैं। ये कनेक्शन आखिरकार है क्या? मैं आपको, अगर मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं आपको पूरा केस समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 1.5 महीने से लगातार जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल के आई हैं, मैं एक करके आपके सामने रखता हूं। पहले मैं महेश भट्ट के पास चलूंगा। महेश भट्ट जिनसे तकरीबन 2 घंटे के आसपास पूछताछ करती है मुंबई पुलिस, और उस 2 घंटे की पूछताछ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो जाँच का हिस्सा होना चाहिए था, वो उन्हीं के एसोसिएट का 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, उन्होंने FB पोस्ट पर बाकायदा एक पूरी पोस्ट डाली है, और उसमें उन्होंने ये वाली बात एक्सेप्ट करी है कि रिया सुशांत सिंह की मेंटल स्टेटस को ध्यान में रखकर कई बार काउंसलिंग के लिए खुद महेश भट्ट के दफ्तर में आया करती थी। यहाँ तक कि महेश भट्ट के उनके गुरुजी परवीन बॉबी, जो कि महेश भट्ट से बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़दीकियाँ रही हैं, उस दौरान भी उनको अपने गुरुजी का कहा हुआ सेंटेंस याद आता है कि या तो इससे दूर हो जाओ वरना ये तुम्हें अपने साथ नीचे की ओर ले जाएगी। ये तमाम बातें उस पोस्ट में कही गई थी, और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को मुंबई पुलिस अपनी जांच का न तो हिस्सा बनाती है, और न 2 घंटे की जो पूछताछ होती है महेश भट्ट से, वो उनसे उनकी ही एसोसिएट की इस पोस्ट के बारे में कोई भी सवाल करती है। तो एक तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, महेश भट्ट ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा? महेश भट्ट ने जब मुंबई पुलिस से अपने 2 घंटे का जो उनका स्टेटमेंट हुआ, पहली चीज होती है इस मामले में इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी, यहाँ पर मुंबई पुलिस स्टेटमेंट दर्ज कर रही थी, और 2 घंटे के स्टेटमेंट में भी महेश भट्ट ने जो बात कही वो ये कही कि मैं सिर्फ 2 बार ही सुशांत सिंह राजपूत से मिला हूं, और मेरा उनसे बहुत ज्यादा कोई ऐसा सरोकार नहीं रहा। लेकिन अब पता चल रहा है कि जिस तरह की कॉल डिटेल्स निकल के आती हैं,
12 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच की जी, तो पूरे कॉल एक डिटेल्स साल निकल के आ रही में है। महेश भट्ट से 16 बार बात हुई और जनवरी फरवरी में ये पूरी कॉल डिटेल्स सामने है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि कितनी बार बातचीत हुई। हालांकि स्टेटमेंट में महेश भट्ट कहते हैं कि 2 बार वो मिले थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ब्रजेश, ये जो डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस माना जाता है कि किसके बीच बातचीत हो रही है। रिया चक्रवर्ती जो इतनी नजदीकी थी, जिनकी शादी होने वाली थी, उनकी लिव इन पार्टनर थी, वो किससे बात कर रही हैं, कितनी देर बातचीत कर रही है। मुंबई पुलिस ने इन सभी चीजों को इग्नोर किया, साइडलाइन कर दिया गया, तो जांच फिर निष्पक्ष तरीके से कैसे हो पाती? देखिए मीमांसा, मुंबई पुलिस की अगर जांच की बात करें तो वो दिशा ही अलग थी। वो जो कारण बन सकते थे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के या हत्या के, उस कारणों के पीछे मुंबई पुलिस गई ही नहीं। उसने वो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखा कि यहाँ पे खानदान के तरीके से फिल्में मिलती हैं बड़े, लेकिन जो कारण थे वो दिशा ही गलत थी मुंबई पुलिस की जांच की। और जो आप समझ सकती हैं मीमांसा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुंबई पुलिस ने इग्नोर किया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत अपनी छोटी छोटी बातों को जो वो कल करने वाले हैं, 1 साल के अंदर करने वाले, जो इंसान, जो एक्टर 5 साल का अपना प्रोग्राम बनाता है कि 5 साल में उसको कहाँ पहुँचना है और हर दिन आगे क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, उसकी वो जानकारी वो डायरी में नोट करता। वो डायरी कहाँ पे गई है। सुसाइड अगर कोई करता है तो वो सुसाइड नोट तक नहीं है। ये ब्रिजेश, ये जो डायरी है वो उसमें पूरी प्लानिंग होती थी, और ये जो डायरी है ये बहुत ही बड़ा एविडेंस है कि इन डायरीज में क्या है। अब वो भी मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश उसने की है, नहीं की है, ये एक सवाल खड़ा करता है कि जरूर उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी लिखी होंगी, लेकिन वो अभी पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 2 फिल्मों को लेकर बातचीत हो रही थी, तो ये थियरी तो कहीं से भी हजम नहीं होती है कि वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, उनकी डील्स नहीं हो पा रही थी। और ये सुसाइड थ्योरी को जो बल देने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल जो दावा है इससे खारिज हो जाता है, जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती का पिछले 1 साल के जो फोन कॉल डिटेल्स जो सामने आए हैं, उसमें उन्होंने अपने पिता से 1192 बार बात की, अपने भाई से 1069 बार बात की, सुशांत से 145 बार बात हुई है, सैमुअल मिरांडा से 287 बार बात हुई है, श्रुति मोदी से 791 बार बातचीत हुई है और सिद्धार्थ पिठानी से 100 बार बात हुई। दीपेश सावंत से 41 बार बातचीत हुई और रानी से 4 बार बातचीत हुई। महेश भट्ट से 16 बार बातचीत हुई, उदय सिंह गौरी से 22 बार, आदित्य राय कपूर से 23 बार और ड्रीम होम रियल एस्टेट से 23 बार बातचीत हुई है। बताया यह भी जाता है कि सैमुअल मिरांडा का नंबर सुशांत के पास था, इसलिए संभवतः जो कॉल सैमुअल के नाम से हैं वो शायद सुशांत को किए गए होंगे। तो ये कॉल डिटेल्स को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि महेश भट्ट के साथ जो लगातार उनके कनेक्शन की बात की जा रही है, लगातार वो बातचीत उनसे कर रही थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.